अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ताहिर, लेक्चर बायोलॉजी, रीडर कॉलेज मियाँवाली। सबसे पहले मेरे बच्चा आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। आप लोगों का रिज़ल्ट है, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे ग्रेड्स के साथ पास करे। और जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं तो मायूस नहीं होना मेरा बच्चा। अभी शुरुआत है आपकी ज़िंदगी के इम्तिहानात की, तो परेशान नहीं होना, मेहनत करें, मेहनत जारी रखें और जो है ना इसका नतीजा वो अल्लाह पे छोड़ दें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मेरा बच्चा मैंने आपको पहले भी बताया था, एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक, गट, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम है, डाइजेस्टिव ट्रैक के नाम है, जो कि मुंह से ओरल कैविटी से शुरू होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। इट इज़ मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है। ऑक्युपाइंग अबाउट लास्ट मीटर ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे ना, मैं आपके जितना भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, यानी कि मुंह से लेके एनक तक, अगर मैं इसको लंबा कर दूँ, ठीक है, ये सारा, तो ये मिसाल के तौर पर इसकी लंबाई जो है ना 10 मीटर है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 10 मीटर लंबाई है। तो पहले जो 9 मीटर है ना, वो माउथ यानी कि ओरल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पे मुश्तमिल होगा। जो आखिरी 10वां मीटर है ना, आखिरी 1 मीटर, वो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होगा। तो इस लाइन के कहने का मकसद ये था मेरा बच्चा, कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये ऑक्युपाई करती है सिर्फ आखिरी मीटर इंटेस्टाइनल ट्रैक का। आगे कहता है, इट इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड विटामिन के फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। मेरा बच्चा, जो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो चीज़ आती है ना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो एक तो फीसेज होती है। फीसेज के साथ उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? पानी मौजूद होता है, कुछ साल्ट्स, नमकियात जिनको हम कहते हैं, वो होते हैं। उसके अलावा आपके पास मौजूद होते हैं विटामिन के मौजूद होता है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को जो है ना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें काम की हैं, अगर ये फीसेस के साथ हमारी बॉडी से बाहर चली जाएँ, तो हमारी बॉडी के अंदर इन चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है, रीअब्ज़ॉर्ब करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को इंटेस्टाइन के ल्यूमन से, ल्यूमन अच्छा किस चीज़ परेशान नहीं होना मेरे बच्चे, कि ल्यूमन क्या होता है? जैसे पानी पानी वाला पाइप होता है ना, तो उसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, जिस जिस जगह पानी बहता है, उस खाली जगह को, पाइप की उस खाली जगह को ल्यूमन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास नाली है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसकी ये जो अंदर वाली खाली जगह है ना, इसको हम ल्यूमन कहते होते हैं। तो इस ल्यूमन से साल्ट्स, वाटर और विटामिन के को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डलवाया जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि विटामिन के किधर से आएगा? तो मेरे बच्चा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर खास किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई होते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऐसी होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं हो पाती, यानी कि उनकी डाइजेशन उधर भी नहीं हो पाती। तो वो इधर जब आती हैं, तो जहाँ पे खास किस्म के बैक्टीरिया, ये ई कोलाई मौजूद होते हैं, जो उनको डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से और उनसे अमाइनो एसिड्स और विटामिन के बनवाते हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड और विटामिन के है ना, वो रिएब्जॉर्ब करवा के ब्लड के अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि वो काम की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट कहता है मेरा बच्चा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट कन्वोल्यूटेड एंड इट्स इनर सरफेस डज नॉट पोजेस विलाई। कन्वोल्यूटेड, वो कहता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन वो कन्वोल्यूटेड नहीं है। मैं आपको जैसे सिंपल बता देता हूँ, ये देखें, कन्वोल्यूटेड वर्ड का पहले तो आपको पता हो कन्वोल्यूटेड वर्ड का क्या मतलब होता है। आपने शाम को देखा है चलते हुए, ठीक है, वो ऐसे बल बना के, ठीक है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे वेव की तरह का ऐसे बल बना के चलते हैं। तो ये जो बल होते हैं ना, इनके लिए इंग्लिश में वर्ड हम कन्वोल्यूटेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे जी हो गया मेरा बच्चा, डिंग पड़ेंगा, सराइकी में हम उसको कहते हैं। तो डिंग पड़ेंगे के लिए हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं कन्वोल्यूटेड। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसे डिंग पड़ेंगी होती है, यानी कि कन्वोल्यूटेड होती है, बलदार होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कन्वोल्यूटेड नहीं होती, वो ऐसे सीधी होती है। और वो कहता है एक और चीज़, आपको पिछला लेक्चर जो है ना रफील साहब ने पढ़ाया, उसमें उन्होंने आपको बताया होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको जो उसका जो अंदर, यानी कि उसका जो ल्यूमन देखा गया ना जब माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि खास किस्म की आउट ग्रोथ मौजूद थी, जिनको हम विलाए कहते थे, ठीक है। तो जैसे आपके पास टॉवल तो सबके घर होगा, तौलिया जिसको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर जैसे फाइबर्स यानी कि धागे निकले होते हैं, इसी तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से खोल के देखें ना, तो उसके ऊपर भी इसी तरीके से धागे मौजूद होते हैं, जिसको हम विलाए कहते होते हैं। वो कहते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मौजूद होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी कोई विलाए मौजूद नहीं होती। तो मेरे बच्चा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से थे ना, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला, अच्छा थोड़ा-सा परेशान नहीं होइएगा, ये थोड़ी-सी वर्डिंग के अंदर स्पेस आ गई है।
तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये वर्ड है सीकम, CECUM, ठीक है। उसके अलावा इसका दूसरा हिस्सा होता है कोलोन, COLON, कोलोन, और तीसरा हिस्सा इसका होता है रेक्टम, RECTUM, ठीक है, रेक्टम। तो ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सीकम के अबाउट बता दूं, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। ये मैं आपको ये बंदा दिखा देता हूँ। ये बंदा है भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा सीकम कहलाता है। और जो सीकम मौजूद किधर होता है, मैंने आपको बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहला सीकम, दूसरा ये सारा कोलोन, और तीसरा रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। और जो कोलोन होता है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो कोलोन ऊपर की तरफ जाता है इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं, जो ऐसे जा रहा है इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, जो नीचे आता है इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास सीकम है ना मेरे बच्चा, वो मौजूद होता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला आखिरी हिस्सा, इलियम और कोलोन के दरमियान ये सीकम मौजूद है, ठीक है भाई। ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे। कहता है सीकम, इट इज़ अ ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड का मतलब है ये बंद होता है बिल्कुल, ठीक है। इट इज़ अ ब्लाइंड सैक दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन इलियम एंड कोलोन। मैंने अभी आपको बता दिया कि इलियम जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से सीकम शुरू होता है, और जहाँ से कोलोन शुरू होता है वहाँ पे सीकम ख़त्म होता है मेरा बच्चा। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है, सीकम शुरू, जब कोलोन शुरू होगा तो सीकम ख़त्म हो जाएगा, तो ये सीकम दरमियान में मौजूद है। फिर वो कहता है अगले पॉइंट में कि from the blind end of the cecum there arises a finger-like process called the वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। बड़ी ज़बरदस्त बात कर गया। कहता है, ये देखिए ना, मैंने आपको बताया कि जो सीकम होता है वो ब्लाइंड होता है, यानी कि इस तरफ ये खुला होता है इलियम की तरफ, ऊपर की तरफ कोलोन में खुलता है, लेकिन जो इसका ब्लाइंड एंड होता है, यानी कि जो बंद हिस्सा होता है, ये नीचे वाली की बात कर रहे हैं, ये जो इसका ब्लाइंड एंड है, यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की तरह का एक आउट ग्रोथ होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, और फुल फॉर्म इसको मुकम्मल इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अभी मैं आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो जो अपेंडिक्स हो जाती है, बंदे को ऑपरेशन करवाते हैं, वो ये चीज़ होती है। जी यही चीज़ होती है, लेकिन आप उसको नाम गलत देते हैं। मैं आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन आज जो है ना वो दूर करने वाला हूँ, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन टॉपिक के एंड में ये वाला चीज़ मैंने ना रखी हुई है, बाद में आपको समझाऊंगा। फिर वो कहता है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम के अंदर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपेंडिक्स परफॉर्म नो फंक्शन, सो इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बड़ी ज़बरदस्त बात, VIP शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आएगा, कोई देखे ना देखेगा, शबीर तो देखेगा, तो भाई शबीर को छोड़े, वेस्टिजियल ऑर्गन वाली डेफिनेशन आएगी ही आएगी। अब वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं बताएगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको जरा देसी जबान में समझा दूं मेरा बच्चा। एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे अबाउ अजदाद में मौजूद था, और वहाँ पे वो फंक्शनल था, काम करता था, लेकिन जब हमारे अबाउ अजदाद रिप्रोड्यूस हुए, उन्होंने बच्चे पैदा किए, अगली नस्ल पैदा की, उस नस्ल ने अगली नस्ल पैदा की, उस नस्ल ने अगली नस्ल पैदा की, उस नस्ल ने अगली नस्ल पैदा की, और उस नस्ल ने हमें पैदा कर दिया, यानी कि आप और मैं, ठीक है। टाइम गुजरता गया, हमारे अबौजाद से फिर हम आज पैदा हो गए, ठीक है। तो वो ऑर्गन हमारे पास, हमारे अंदर अबौजाद से आज भी चलते आ रहे हैं, मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, हमारे अबाउ अजदाद में वो ऑर्गन फंक्शनल थे, काम करते थे, लेकिन हमारे अंदर आ तो गए हैं, मौजूद तो हैं, लेकिन काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे ये अपेंडिक्स आपके पास एक मिसाल है, जिंदा मिसाल है, ठीक है। ये अपेंडिक्स, इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है भाई, कोई काम नहीं है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक ठहरिए, हौसला रखिए। टेल बोन, रीढ़ की हड्डी हमारी खत्म होती है, उसके बाद छोटी सी टेल बोन हमारे अंदर आज भी मौजूद है, उसका कोई काम भी नहीं, लेकिन एवोल्यूशन कहती है कि हमारे अबौजाद बंदर थे और बंदरों की टेल थी। तो ये चीज़ ये बताती है कि जो हमारे अबौजाद यानी कि बंदर थे ना, बंदरों के अंदर ये टेल बोन इलोंगेटेड थी और ये दुम बनाती थी, फंक्शनल थी, लेकिन हमारे अंदर वक्त गुजरता गया, ये रिड्यूस होती गई। जैसे अब हम इंसान बने तो हमारी दुम खत्म हो गई। वैसे सोचने की बात है, अगर हमारी दुम होती तो हम कैसे लगते, टू क्यूट। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मसल ईयर, कान के अंदर मसल। अब हम इंसान, हम कान नहीं मूव नहीं करा पाते, लेकिन कुछ इंसान अभी भी हैं जो कान मूव करा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए एक मिसाल है कि
एवोल्यूशन हुई है, यानी कि ये हमारे पास एक प्रूफ है। वैसे तो बहसीयत मुसलमान हम इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते कि एवोल्यूशन हुई है। हम क्योंकि बायोलॉजी हमें 2 थ्योरीज़ देती हैं, अभी सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 थ्योरीज़ हैं, एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ स्पे हम मुसलमान होने के नाते थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे यकीन रखते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो आज का इंसान है, इसको बिल्कुल ऐसी ही हालत में बनाया गया, यानी कि पहले के इंसान को भी ऐसी ही हालत में बनाया गया था जैसे आज हम मौजूद हैं। जैसे यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हज़रत आदम को बनाया गया और उसी तरीके से हम अब चलते आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो हमें ये कहती है कि भाई हमें ऐसी हालत में पहले नहीं बनाया गया था, हम पहले कोई और बला थे, ठीक है, यानी कि पहले बंदर थे, फिर वक्त गुजरता गया, एवोल्यूशन होती गई, टाइम के साथ साथ हमारे अंदर तब्दीलियां आती गई और हम आज के इंसान बन गए। और इसके सबूत भी मौजूद है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जो बंदर थे ना वो पत्ते वत्ते खाते थे, वो ऐसी खुराक खाते थे जिसमें सेलुलोज होता था, तो वो क्योंकि उनके अंदर ये जो अपेंडिक्स होती थी, इस अपेंडिक्स के अंदर ऐसे एंजाइम मौजूद होते थे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते थे, ठीक है। तो जो हमारे अबोदा यानी कि बंदर वंदर थे ना, तो वो अगर पत्ते वत्ते खा भी लेते थे ना, ऐसी खुराक खा भी लेते थे जिसमें सेलुलोज होता था, तो उनको टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उनकी इस अपेंडिक्स के अंदर ऐसे एंजाइम मौजूद होते थे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते थे। लेकिन आज का हम इंसान, हम अगर पत्ता वत्ता खा लेना, तो हमारे और उस पत्ते के अंदर, उस प्लांट्स के अंदर या कोई ऐसी खुराक खा लें जिसमें सेलुलोज मौजूद हो, तो वो सेलुलोज हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये नॉन फंक्शनल हो, इसमें जो एंजाइम थे ये खत्म हो गए, ठीक है। तो हमारे अंदर ये सेलुलोज की डाइजेशन नहीं करेगा, हमारे अंदर जो सेलुलोज हम खाएंगे खुराक के अंदर, वो फीसेस के साथ वैसे के वैसे ही बाहर निकलेगा मेरा बच्चा। तो इस बहस को छोड़ें, डेफिनेशन पे आ जाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द बॉडी पार्ट्स दैट हैव लॉस्ट मोस्ट और ऑल देयर ओरिजिनल फंक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। These organs were useful to an ancestor, to an organism's ancestor कहते हैं अबो अजदाद को, but are now reduced in size or function in the present day organism। यानी कि आज के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये खत्म हो गए हैं, फंक्शन भी इनका खत्म हो गया या तकरीबन इनका साइज भी छोटा हो गया। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन अपेंडिक्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वंस यूज टू डाइजेस्ट सेलुलोज, कोकेक्स टेल बोन को कहते हैं, ये ह्यूमन एंसेस्टर स्पीशीज के अंदर पाई जाती थी। मसल ईयर हमारे अंदर जो है ना वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब नॉन फंक्शनल है, ठीक है। लेकिन जो पहले के ऑर्गेनिज्म, पहले के जो थे हमारे अबोजदाद, उनके अंदर जो फंक्शनल थे। कुछ एनिमल्स के अंदर जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह हो गई, इनके अंदर अभी भी फंक्शनल है। तो ये पहला हिस्सा खत्म हो गया भाई, सीकम वाला। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा हम पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है कोलोन, COLON। नेक्स्ट टू द सीकम is the colon. It has an ascending, a transverse and a descending limb या descending colon। मेरा बच्चा देखें, ये बात करता है ये आपके पास कि ये सीकम है, सीकम के अगला हिस्सा कोलोन है। इस सारे को यहाँ से लेके ये सारा ये कोलोन है यहाँ तक। लेकिन इस कोलोन के भी 3 हिस्से हैं। जो ऊपर की तरफ जाता है इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, जो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, जो नीचे की तरफ आता है इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट इट्स मेन फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। इसका काम क्या होता है भाई? इस जो है ना आपके पास ये जो कॉलोन है ये वाला, इसका काम होता है जब इसमें से यानी कि जो चीज़ वो खुराक वो जो आती है ना, जो मटेरियल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से दाखिल हुआ है सीकम के अंदर, ठीक है, तो वो सीकम से जब आगे जाता है ना, तो यहाँ से उसके अंदर जितना भी पानी मौजूद होता है ना, वो इस कॉलोन के अंदर से रीअब्जॉर्ब करवा के दोबारा ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है फिर? As the water is absorbed, the remaining material becomes more solid। मेरा बच्चा वो कहता है कि वो जो चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर रही होती है ना, जिसमें वेस्ट भी होता है, वाटर भी होता है, साल्ट्स भी होते हैं, विटामिन के भी होता है, तो उसमें से जब पानी को रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाता है ना, तो वो जो चीज़ अंदर मौजूद होती है लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, वो सख्त हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड फीसेस, फिर हम उसको फीसेस कह देते हैं जब वो सख्त हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फीसेस। तो आपने ये जो आखिरी पॉइंट है ये लिखना है उसके डेफिनेशन में, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया था, मैं ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, आप दोबारा से ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा तो दिया। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉल्ड फीसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इस फीसेस के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं। इनडाइजेस्टिबल प्लांट फाइबर्स, मैंने आपको जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज, मैंने आपको पहले बताया, हम सेलुलोज खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो ऐसे ही एज इट फीसेस के साथ बाहर निकलता है। अदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनको हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो नहीं तोड़ पाता, तो वो भी फीसेस में बाहर जाती हैं। स्लग्ड ऑफ म्यूकोजल सेल,
ये क्या चीज़ होती है? मैं आपको सिंपल सी देसी एग्जांपल देके समझा देता हूँ मेरे बच्चा। एक दीवार है, उसके ऊपर पानी पड़ता रहा, मुसलसल पानी गिरता रहा, उसकी एक ईंट मिसाल के तौर पर खराब होगी, तो हम क्या करते हैं, उस ईंट को निकाल लेते हैं, नई ईंट लगा देते हैं, ताकि उस दीवार की मजबूती कायम रहे और वो दीवार अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती रहे। ऐसे ही मेरा बच्चा, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये ये लें, हट जा भाई, ये लें, ये मिसाल के तौर पर आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव ट्रैक है सारा का सारा। तो ये सेल से मिलके बनी होती है ना, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो अंदरली वाल होती है ना, अंदर की तरफ वाल, इसको म्यूकोजा कहते होते हैं। तो ये जो म्यूकोजा है ना, ये सेल से मिलके बनी है। अगर ये सेल पुराना हो गया तो इस सेल को हटा दिया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा वेस्ट के अंदर। ये जो यानी कि जो अंदर चीज़ मौजूद है ना, जैसे अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट मौजूद है, तो इस वेस्ट के अंदर फेंक और इसकी जगह नया सेल आ जाएगा, ताकि जो भी पुराने सेल होंगे उनको उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं और वो पुराने सेल फीसेस के साथ बॉडी से बाहर चले जाते हैं और उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं, ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक की दीवार को मजबूत रखा जा सके। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एंड एंड सॉरी स्लग्ड ऑफ म्यूकोजल सेल, बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर। बाइल पिगमेंट्स मेरे बच्चा पिछले लेक्चर में आपको बताना मैं भूल गया। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, गाल ब्लैडर के अंदर जो है ना वो स्टोर होती है और फिर उसको वहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता था। वहाँ पे वो खुराक की डाइजेशन में रोल प्ले करती थी और फिर वो बाइल किधर जाती है मेरा बच्चा, उस बाइल को बॉडी के अंदर से निकालना ज़रूरी होता है। उस बाइल को फीसेस के साथ बॉडी से, पेशाब के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर उस बाइल को बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम होता है जॉइंडिस। क्या होता है? जॉइंडिस। उस बीमारी की अलामत क्या होती हैं? उसकी सबसे पहली अलामत होती है आपकी स्किन कलर पीला हो जाता है, आपकी आंखों का कलर पीला हो जाता है, आपको फीवर होता है, आपको फिटीग होती है, पिल्ला जिसको कहते हैं, पिल्लें पड़ जाएंगी। उसके अलावा आपको यूरिन जो है ना, यूरिन वो डार्क कलर का आपको यूरिन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीमारी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, इस बाइल को फीसेस के साथ बाहर निकाल दिया हमारी बॉडी से। आखिरी हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का जिसको हम सीकम कहते होते हैं। एक मिनट में पानी पी लूँ भाई। हाँ जी, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जिसको हम रेक्टम कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फीसेस आर टेम्परेरली स्टोर्ड। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बच्चे, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ये आ गया जी, आप लोगों के लिए मैंने अपनी पुरानी बायो वाली किताब को नुकसान किया है, पेज मैंने फाड़ लिया है। ये देखें लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीकम, ये कोलोन और कोलोन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा ये रेक्टम है आपके पास। ठीक है भाई, और इस रेक्टम के अंदर क्या होता है, फीसेस जो है ना आगे आर्जी तौर पे स्टोर होती है। जब ये रेक्टम भरता है तो एक मैसेज आता है दिमाग को और वो दिमाग मैसेज एनल से एनस को देता है, एनस खोलता है और हम फीसेस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एट द डिस्टल एंड द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ये देखिए मेरे बच्चे, डिस्टल कहते हैं आखिरी हिस्सा। कहता है कि जो एनस है ना, इसका जो डिस्टल एंड है ये वाला, यहाँ पे ये रेक्टम बाहर की तरफ खुलता है, इस खुलने वाली जगह को हम एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस भाई। नेक्स्ट कहता है मेरा बच्चा, anus is surrounded by two sphincter. The internal sphincter is made of smooth muscles and the outer is made of striated muscles मेरे बच्चा। अच्छा, वो कहता है कि जो एनस है ना, इसके अंदर दो तरह के मसल्स मौजूद होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जगह मैंने बनाए भी थे यार, किधर गया किधर गया, हाँ ये आ गया। ये आपके पास एनस है, ये रेक्टम है, ये एनस है, ये वाला ये एनस है। एनस के गिर दो स्फिंक्टर, दो वॉल्व मौजूद होते हैं। ये एक वाल, ये मैं दोनों तरफ दिखा रहा हूँ। ये जो अंदर की तरफ वाल मौजूद है ना, ये वाला, इसको हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहते हैं और एक वाल बाहर की तरफ मौजूद है दोनों साइड पे। ये इस वाल्व को हम कहते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। समझ आ गई मेरे बच्चा? ये जो बाहर वाला है ये स्मूथ मसल से सॉरी ये स्ट्राइएटेड मसल से मिलकर बना है। किससे? स्ट्राइएटेड मसल से। ये मसल की टाइप है, आप आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं ना, वो वोलेंट्री इन एक्शन होते हैं, यानी कि उनको हम अपनी मर्जी से, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारा दिल है, वो स्मूथ मसल से मिलकर बना है, तो क्या हम दिल की धड़कन को अपनी मर्जी से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते भाई, नहीं रोक सकते। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं भाई। आ जा भाई, खुल जाओ। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ जी, अंडर नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन
Under normal conditions, when the rectum is filled with the feces, it gives rise to defecation reflex. बड़ी जबरदस्त बात करता है भाई, ये थोड़ा सा समझिएगा। वो कहता है कि नॉर्मल कंडीशन में जब ये जो आपके पास रेक्टम है ना, ये फीसेस से भर जाता है, पेशाब से भर जाता है, तो ये क्या करता है, ये एक मैसेज भेजता है दिमाग की तरफ, एक मैसेज भेजता है दिमाग की तरफ। उस मैसेज को डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। डेफिकेशन कहते हैं एक प्रोसेस, डेफिकेशन, डिफाइंड डेफिकेशन, रिमूवर ऑफ वेस्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड डेफिकेशन, यानी कि वेस्ट को बॉडी से निकालना, इसको हम डेफिकेशन कहते हैं। फीसेस को बॉडी से बाहर निकालना डेफिकेशन। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या, यानी कि फीसेस को बाहर निकलवाने वाला मैसेज, ठीक है। तो ये भेजा जाता है जब रेक्टम भरा जाता है, तो ये भेजा किधर जाता है, दिमाग की तरफ भेजा जाता है। नेक्स्ट कहता है मेरा बच्चा, द डेफिकेशन रिफ्लेक्स इज concisely inhibited in adults but in infants it is controlled involuntary। इस पॉइंट में क्या कहता है मेरा बच्चा, वो कहता है कि ये जो आपके पास डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ना, पेशाब को करना है या नहीं करना, ये वाला जो मैसेज है, ये जो अडल्ट हैं इनके अंदर वॉलंटरी होता है। मतलब कि ये एक्शन, फीसेस को करवाने वाला एक्शन, जो अडल्ट लोग हैं जैसे आप और हम हो गए, इनके अंदर वॉलंटरी होते हैं, यानी कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास मैसेज आ भी जाए ना कि रेक्टम फुल हो गए, तो हमारा कंट्रोल होता है कि कब हमने जाके फीसेस करनी है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका कंट्रोल, वो आपकी गोद में है, मेहमान बैठे हैं, कोई खवातीन, कोई औरतें आई बैठी हैं, बच्चा छोटा पड़ा है, इन्फेंट कहते हैं छोटे बच्चे को, पड़ा है चारपाई पे, वो कर देगा, फीसेस कर देगा, ठीक है। तो उसको समझ नहीं होती, उसको नहीं पता होता कि भाई मैं मुआशरे के अंदर बदनाम हो रहा हूँ ये काम करके, उसको नहीं समझ होती, क्योंकि उसका ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ना, ये उसके, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा है जिसको, दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते होते हैं, ठीक है। ये जो स्फिंक्टर्स है ना, जो वॉल्व हैं, जो एनस के गिर्द मौजूद होते हैं, उन वॉल्व को कंट्रोल करने वाला जो दिमाग कैसे है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो बड़े लोग होते हैं ना, अडल्ट, हमारे अंदर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलप कर चुका होता है, जो एडल्ट लोग। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनमें दिमाग का वो सा अभी फुली डेवलप नहीं होता, तो इसी वजह से वो स्फिंक्टर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता, इसी वजह से उनका स्फिंक्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो अडल्ट होते हैं ना, क्योंकि उनका वो दिमाग का वो वाला हिस्सा डेवलप हो चुका होता है मुकम्मल तौर पे, तो वो स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम जब चाहें, हम अगर हमारा रेक्टम फुल भी हो जाए, तो हम, पेट में दर्द होगा, बरोड़ बरोड़ होंगे, लेकिन हमारा कंट्रोल होगा, हम इंतजार कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर यानी कि हमें अगर फील भी होता है कि हमें फीसिस आई है, तो हमारे दिमाग तक मैसेज चला भी जाता है, तो हमारा इतना कंट्रोल होता है कि भाई बाथरूम तक तो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे का नहीं होता, ठीक है। वो ये चीज़ें ऐसे होता है, जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलप होता जाता है, तो वो ये चीज़ें सीखता है, अपने स्फिंक्टर्स पे कंट्रोल हासिल करना। अच्छा मेरा बच्चा, एक चीज़ और मैं थोड़ा-सा बता दूँ, क्योंकि मैं ना, मेरी आदत है, मैं बड़ा खुल के पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं सोचिएगा कि पता नहीं सर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारी तालीम है मेरा बच्चा, ठीक है? और तालीम, हमारा ये सिलेबस है, इसको अगर हम ऐसे शर्मा के या मतलब कि गोल-मोल कर देना बात को, ऐसे आपको समझ भी नहीं आएगी और मैं खुद भी मुतमिन नहीं होऊँगा। तो जो भी हमारी तालीम है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हमने इसको पढ़ना है भई, ठीक है? और पॉज़िटिव होके थोड़ा-सा सोचेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएँगी। अगर ये नेगेटिविटी दिमाग में भर के इन चीज़ों को देखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप लोगों ने भी हँसना है और कहेंगे कि पता नहीं सर गंदी बातें करते हैं ये कोई। तो आगे, ये तो अभी शुरुआत है, आपने सेकंड ईयर में जाके रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, उसमें तो बहुत डिटेल से चीज़ों को वाज़ेह किया गया है। तो इसी वजह से आपने ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव होके रहना है और इन चीज़ों को समझना है। इल्म हासिल करने की लगन से इन चीज़ों को समझना है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारी बॉडी का हिस्सा है भई, हमने अल्लाह ताला ने बनाया है इनको, ठीक है? तो इनका एक बुनियादी रोल है, अगर ये चीज़ें ना हों तो हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो इनको पढ़ना है भई। नेक्स्ट है भई, ड्यूरिंग द ग्रोथ द चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग द रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो सीखता है कि इस रिफ्लेक्स के ऊपर कैसे काबू पाया जा सके। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ई कोलाई लिव्स and actively divide with in colon during their metabolism they produce amino acid। मैंने अभी आपको बताया मेरा बच्चा कि जो मैंने आपको बताया कि कोलोन के अंदर जो है ना साल्ट्स मौजूद होते हैं,
उसके अलावा वाटर मौजूद होता है और विटामिन के मौजूद होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो वो विटामिन के किधर से आता है? इस कोलोन के अंदर ना, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, जिनको हम खास किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं, जिनको हम ई कोलाई, एशेरिया कोलाई कहते हैं। वो क्यों यहाँ पे रहते हैं? वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है। उनका ये काम होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जिनको, क्योंकि डाइजेशन तो तकरीबन सारी खुराक की मुकम्मल डाइजेशन जो है ना, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है, लेकिन फिर भी खुराक के कुछ ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक आखिरी कोशिश यानी कि उन बैक्टीरिया की मदद से करवाता है कि उन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को भी तोड़ा जा सके और उससे अमीनो एसिड और विटामिन के बनाया जाता है। विटामिन के का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोल है। विटामिन के को फिर यहाँ से रिब्जॉर्व करके ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। यही चीज़ इधर लिखी गई है मेरा बच्चा कि विटामिन के इज नेसेसरी। अच्छा सॉरी, मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ई कोलाई लिव एंड एक्टिवली डिवाइड विद इन द कोलोन ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म, दे प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स एंड विटामिन के। Vitamin K is necessary for the coagulation of blood। अच्छा बच्चे, वो क्या कहते हैं विटामिन के क्यों यहाँ पे यानी कि ज़रूरी है ब्लड के अंदर, उसको दोबारा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के बना है, तो उसको ब्लड के अंदर डालना क्यों ज़रूरी है? वो उस वजह से ज़रूरी है मेरे बच्चा कि ये ब्लड की कोआगुलेशन करवाता है। अब आप पूछेंगे कि कोआगुलेशन क्या होता है? मेरे बच्चा, ये जो विटामिन के होता है ना, ये आगे इसका यानी कि इसकी आगे ये प्रोड्यूस करवाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, ठीक है। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करवाते हैं? ब्लड क्लॉट्स बनवाते हैं। जब आपको कट लग जाता है तो ऊपर वो एक, जिसको हम सराइकी में खरेड़ा कहते हैं, ठीक है, क्लॉट कहते हैं, तो ये उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऊपर जो है ना क्लॉट बनवाता होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड मेरे बच्चा। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, यानी किसी विटामिन की को जो है ना ब्लड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड के अंदर डाल दी जाता है। तो मेरे बच्चा आगे यहाँ पे वैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन आगे उन्होंने एक चीज़ और दे रखी है, कंट्रोल ऑफ इजेशन। अच्छा, इंजेशन होता है खुराक को मुंह के अंदर लेके जाना, और इजेशन, इजेशन का मतलब होता है खुराक को बॉडी से, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल, डाइजेस्टेड वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, इसको हम इजेशन कहते होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखना है, यानी कि ये जो इजेशन है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालना, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो ये चीज़, ये वही बातें हैं पुरानी, वो एनल स्फिंक्टर्स को उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं इसको रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। द इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स फॉर द egestion in infants, ठीक है, and the voluntary control in adults represent two stages of neurological and muscular development। वो कहता है कि मेरे बच्चा, ये जो egestion है ना, यानी कि वेस्ट को, फीसिस को बॉडी से बाहर निकालना, इन्फेंट्स के अंदर ये इनवॉलंटरी है, और जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर वॉलंटरी है। ये दो, इनको जो है ना, यानी कि ये दो स्टेजेस, इनको दो प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। न्यूरोलॉजिकल भी है प्रोसेस, इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट भी है, और मस्कुलर डेवलपमेंट भी है इसमें मेरे बच्चा। वो ये थोड़ा सा उसके वर्डिंग मुश्किल करके लिखी है, लेकिन मैं आपको जब समझाऊंगा तो बड़े ही ईजी करके समझा दूंगा। पहले वो इन्फेंट्स की बात कर लेते हैं, छोटे बच्चों की। इन इन्फेंट्स egestion is an involuntary reflex mediated by the spinal cord, where rectal distension triggers automatic relaxation of the internal anal sphincter and explosion of the waste। मेरे बच्चा, ये क्या कहता है? ये कहता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हटाएं, ये पढ़ा है, ये देखिए मेरे बच्चा, वो कहता है कि छोटे बच्चे की मैं बात करूं, क्योंकि उसके अंदर दिमाग का ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, ये डेवलप्ड छोटे बच्चों में अभी नहीं हुआ होता। तो क्या होता है, जैसी फीसेज आती है ना रेक्टम के अंदर, तो रेक्टम की जो वॉल है वो डिस्टेंशन फैलती है। जैसे ही फैलती है ना, तो ये जो है आपके पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये ऐसे खुल जाते हैं। जैसे ही रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, ये नीचे की तरफ दबाती है फीसिस को, तो ये खुल जाते हैं, और वो फ़ौरन से, क्योंकि अगर इनका दिमाग के ऊपर कंट्रोल हो तो दिमाग इनको मैसेज भेजता है कि भाई, क्योंकि हम सोच समझ सकते हैं ना, तो हम दिमाग से फैसला करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट को देख के कि भाई अभी इसको नहीं खोलना, तो हमारा दिमाग इसको कॉन्ट्रैक्ट रखता, यानी कि इसको ऐसे दबा के रखता। लेकिन बच्चों के अंदर क्योंकि ये वाला हिस्सा डेवलप्ड ही नहीं होता, तो जैसे ही रेक्टम के ऊपर दबाव पड़ता है, ये रेक्टम की दीवार फैलती है ऐसे, ठीक है, डिस्टेंशन होती है, ऐसी फैलती है, तो ये दोनों स्फिंक्टर को भी फैला देती है ऐसी, खास तौर पे इंटरनल वाले को, ये ऐसे फैलता है, और फीसेस जो है ना वो रेक्टम से बाहर की तरफ आ जाती है। ये तो मैंने बात की है छोटे बच्चों की। अब हम बात करते हैं
थोड़े से बड़े बच्चों की, यानी कि हमारी। दिस थोड़ा उसी को अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस अकर्स बिकॉज द हायर ब्रेन सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री कंट्रोल आर नॉट येट फुली डेवलप्ड। अब देखें ना, ये वही बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो जो बच्चों के अंदर जो इजेशन है ना, वो जैसे ही यानी कि रेक्टम के अंदर फीसेज आती है तो वो रेक्टम की दीवारें जैसे ही रिलैक्स होती है ना, तो वो इंटरनल स्फिंक्टर को भी रिलैक्स कर देती हैं और एक्सप्लोजन ऑफ वेस्ट हो जाता है, यानी कि वेस्ट बॉडी से उनकी बाहर आ जाता है। और वो कहता है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो हायर ब्रेन सेंटर होता है ना, मैंने आपको नाम बताया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो क्योंकि फुली डेवलप नहीं हुआ होता ना, तो वो इन सफेक्टेंट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। यानी कि जैसी फीसेज रेक्टम में आती है, रेक्टम भी ऐसी फूलती है, तो वो वॉल्व को भी ऐसे खोल देती है। नेक्स्ट है मेरा बच्चा, इन एडल्ट्स एक्सजेशन बिकम्स वॉलंटरी एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैच्योर्स। ये वो बात कर गया ना कि एडल्ट्स के अंदर ये जो इजेशन है ना, ये वॉलंटरी हो जाती है, यानी कि हमारी मर्जी से फिर हम इजेशन वेस्ट को बॉडी, ऐसे नहीं कि जैसे ही रेक्टम के अंदर वेस्ट आया वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना, ऐसा होता तो भाई हम कहीं बैठने के काबिल ना होते। ठीक है, तो बड़े लोगों के अंदर जो इजेशन होती है ना, ये वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, क्यों कंट्रोल में? क्योंकि हमारे एक दिमाग का एक हिस्सा है जो ये जो इजेशन है एनस रेक्टम से एनस के थ्रू बॉडी को सॉरी वेस्ट को फीसेस को बाहर निकालने का ये जो अमल है, इसको कंट्रोल करने वाला हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते होते हैं। एडल्ट्स के अंदर, बड़े लोगों के अंदर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो मैच्योर हो जाता है, allowing conscious regulation of external anal sphincter to delay or initiate the defecation। ये वो बात करता है मेरा बच्चा कि बड़े लोगों के अंदर जो है ना, ये जो दिमाग कैसा होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये मैच्योर हो जाता है और ये कंट्रोल कर रहा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को। ठीक है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को मैंने अभी आपको जब पहले पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना वो स्मूथ मसल का बना होता है, तो ये इनवॉलंटरी इनेक्शन होता है। जो बाहर वाला होता है ना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये स्ट्राइएटेड मसल का बना होता है। तो जो भी चीज स्ट्राइएटेड मसल से बनी होगी वो वोलेंट्री इन एक्शन होगी, यानी कि उसको हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से जब रेक्टम फीसेज भर भी जाता है ना, तो जब तक हम दिमाग से फैसला नहीं करते कि आप फीसेज करनी है, तब तक हम अपनी मर्जी से एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब हम दिमाग से फैसला कर लेते हैं कि भाई अब एनवायरनमेंट सूटेबल है, हम वॉशरूम में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमें कोई नहीं देख रहा, तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हम दिमाग से फैसला करके दिमाग से मैसेज भिजवाते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कि भाई ओपन हो जा, और फीसेज हो जाती है। नेक्स्ट है मेरा बच्चा, दिस ट्रांजिशन रिफ्लेक्ट, इसको छोड़ दें, आखिरी से को छोड़ दें जी, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इनिशिएट द डेफिकेशन, येलो बॉक्स, ये टॉपिक सारा खत्म हो गया। इसी टॉपिक के अंदर ना येलो बॉक्स दिया गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैंने अपेंडिक्स के बुक कहा था कि एक बीमारी होती है जो इसी से रिलेटेड होती है, और मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूँगा। वो अब हमारा आ गया है मेरे बच्चा टाइम। वो अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। सबसे ज़बरदस्त बात मेरा बच्चा, ये मैं आपको, आप इधर आ जाएं। हम आज तक इस कंफ्यूजन में रहें, जिस भी बंदे के ये साइड पे पेन होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम, हालांकि डॉक्टर बेचारा हमें बताता है किसको अपेंडिसाइटिस है, लेकिन हम उसको सही से सुनते नहीं और हम कहते हैं अपेंडिक्स हो गई है फलां बंदे को। भाई अपेंडिक्स हर बंदे में है। ये जो प्रोजेक्शन है ये मेरे अंदर भी है, ये आपके अंदर भी है, ये नवाज शरीफ के अंदर भी है, ये इमरान खान में भी है, मरियम नवाज में भी है, ट्रंप के अंदर भी ये मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ये स्वेल कर जाएगी और वो जो दर्द होना शुरू हो जाता है, वो जो डिजीज लगती है, उसको अपेंडिक्स नहीं कहते, उसको कहते होते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या कहते होते हैं? अपेंडिसाइटिस। अब से गलत नहीं कहना मेरा बच्चा। किसी भी बंदे को यहाँ पे दर्द होता है और वो बताते हैं कि इसको वो बीमारी है, तो आपने उसको अपेंडिक्स नहीं कहना, अपेंडिसाइटिस कहना है मेरा बच्चा। अब ये होती क्यों है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और जो वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, कि ये जो अपेंडिक्स है ना, ये स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। जैसे डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया हुआ है, एक तरफ ऊपर लिखा पड़ा है नॉर्मल अपेंडिक्स और एक में अपेंडिसाइटिस लिखा गया है। तो जो नॉर्मल वाली है वो देखें बिल्कुल पतली सी है, और जो अपेंडिक्साइटिस पे नीचे दिखाई गई है वो देखें स्वेल हुई पड़ी है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन उसमें हुई पड़ी है।
तो कहता है इट इज़ यूजुअली ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेरा बच्चा क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, जिसकी वजह से ये सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाती है और इसमें पस म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाता है। This infected appendix must be removed surgically, otherwise it may burst and the inflammation may spread in the entire lining of the abdomen। मेरा एब्डोमन, वो कहता है मेरा बच्चा कि इसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ये सूज जाएगी। जब ये सूजेगी तो इसको सर्जिकली इसको ऑपरेट करवाना पड़ता है और वो यहाँ से इसको काट लेते हैं और काट लें तो इसको बाहर निकाल देते हैं और इसका कोई हमें नुकसान नहीं होता क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये नॉन फंक्शनल है हमारे अंदर, ठीक है। तो इसको और इसका एक ही दफ़ा ऑपरेशन, एक दफ़ा इसको निकाल लिया जाए बॉडी से तो इसको दोबारा उस बंदे को कभी भी अपेंडिसाइटिस नहीं होगी, ठीक है। तो इसको सर्जिकली ऑपरेट करवा के इसको निकलवाना पड़ता है। अगर ना निकलवाया जाए तो ये फट जाती है और जब फटेगी तो मेरा बच्चा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल होगा और बैक्टीरिया की वजह से जहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो सारी बॉडी के अंदर फैलने का खतरा होता है और जब ये फट जाए और बॉडी के अंदर वो सारी मटेरियल आ जाए तो हमारा पूरा एब्डोमिनल जो एब्डोमेन है वो सारा का सारा गलने सड़ने का नुकसान होता है, इन्फेक्शन होने का नुकसान होता है, तो मौत भी इससे वाक़ई हो सकती है। तो मेरा बच्चा मौत से बचना है तो इसका ख्याल रखना है। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। मेरा बच्चा अब इस प्रोसीजर को यानी कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको ऑपरेट करता है और अपेंडिक्स रिमूव कर देता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपेंडेक्टोमी, ठीक है। क्या कहते हैं? अपेंडेक्टोमी। यानी कि आपने क्या कहना है कि भाई एक बंदे को बीमारी हो गई है, ये अपेंडिक्स उसकी स्वेल कर गई है, तो आपने कहना है इस बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस और फिर डॉक्टर उसको ऑपरेशन बताएगा। तो जब उसका ऑपरेशन हो रहा होगा ना तो आपने क्या कहना है, आप कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्या, तो आपने ये नहीं कहना कि भाई ऑपरेशन हो रहा है, आपने कहना है अपेंडेक्टोमी हो रही है उसकी। क्या हो रही है? आपकी बुक के अंदर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अपेंडेक्सीटोमी लिखा हुआ है लेकिन ये वर्ड है अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी उसकी हो रही है, ठीक है, यानी कि उसकी अपेंडिक्स को रिमूव किया जा रहा है। तो ये चीज़ मेरा बच्चा आपने अपने जहन में रखनी है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा मेरा बच्चा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा आपको, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि लार्ज इंटेस्टाइन को आप एक्सप्लेन करें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि जो है ना भाई शॉर्ट क्वेश्चन सीकम के अबाउट आप बताएं हमें क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है मेरा बच्चा, उसके अलावा जो है ना अपेंडिक्स क्या होता है, उसके अलावा कॉलोन के अबाउट वो पूछ सकता है मेरा बच्चा, ठीक है। उसके अलावा वो कह सकता है फीसिस की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अलावा रेक्टम के अबाउट पूछ सकता है मेरा बच्चा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर इन एनस, ये पूछ सकता है आपसे। डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या होता है मेरा बच्चा, ये पूछ सकता है। उसके अलावा जो है ना आपसे पूछ सकता है कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसको आप बताओ, ठीक है। अपेंडेक्टोमी क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज़।